हेलो एवरीवन। वर्क एनर्जी पावर चैप्टर का थ्योरेटिकल पोर्शन आपने कवर कर रखा है। नाउ इसके एप्लीकेशंस को यहाँ पर लर्न करेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे आपका अटेंशन की रिक्वायरमेंट है। किस तरह से अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी पावर के कॉन्सेप्ट्स को। लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे पिक करते हैं। वेरी बेसिक से चलते हैं। काइनेमेटिक्स में वन डी मोशन आपने देखा था। लेट्स से कि अपने पास एक पार्टिकल है और जिसको आप ऊपर थ्रो करते हैं किसी इनिशियल वेलोसिटी यू से, और आपसे पूछा जाता है कि बताइए कितनी हाइट तक जाएगा। तो इसका डेरिवेशन आप ऑलरेडी कर चुके हो कि हाइट ऑफ द पार्टिकल रीच बाय दिस पार्टिकल इन वर्टिकल मोशन। और स्टॉप क्यों करेगा किसी पोजीशन पे जाके, ग्रेविटी लगता है, वो सारी स्टोरी जानते हैं हम। तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक वन लोकेशन थी और ये एक टू लोकेशन थी जहाँ पर आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होगा या वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना होगा। सेकेंड पॉइंट पर आप पाएंगे कि जब पार्टिकल यहाँ पर पहुँचता है तो क्रिटिकल पॉइंट क्या है कि उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 0। ना इसको जब आप एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि इस प्रोसेस में जब ये 1 से 2 जाता है तो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है अपार्ट फ्रॉम ग्रेविटी। ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। जब कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या रहता है कि उसमें हम केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बारे में बात करते हैं, बीच की सिचुएशन के बारे में नहीं। तो ये लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। इसका मीनिंग आप समझते हो कि इस तरह से स्टेटमेंट लिखा जाता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पॉइंट 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पॉइंट 2। नाउ यू कैन राइट ऑल द एनर्जीज दैट यू नो। सिंस इट इज़ अ ग्राउंड, सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी को 0 पकड़ेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ एम यू स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 बिकॉज ऑफ द ग्राउंड। सेकेंड स्टेज पर जब आएंगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी 0 मिलेगी क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गया है और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh। नेक्स्ट लाइन में आपको आंसर मिल जाएगा। m से m कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। h की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो जो कि u स्क्वायर अपॉन 2g आती है। ना आपको याद होना चाहिए कि यही फार्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था काइनेमेटिक्स को यूज़ करके, और सेम फार्मूला हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे हैं यूजिंग द मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। दैट मीन्स एनर्जी कंजर्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है या वर्क एनर्जी पावर का जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको एक अल्टरनेट मेथड देते हैं उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो आप काइनेमेटिक्स में भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, दूसरा क्वेश्चन पिक करते हैं। अगेन रिलेटेड टू दिस काइनेमेटिक्स, और पुराना जो आपने पढ़ा उसी से रिलेटेड है। लेट्स से कि यहाँ पर कहीं ग्राउंड है और यहाँ पर से आप पार्टिकल्स को थ्रो करते हो। दिस हाइट इज गिवन टू अस। लेट्स से दिस हाइट इज सम कैपिटल H वैल्यू और H नॉट वैल्यू। इसके बाद यहाँ से आप पार्टिकल्स को थ्रो करते हो। लेट्स से यू आर थ्रोइंग वेरियस पार्टिकल्स। एक पार्टिकल को आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से। एक पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में u स्पीड से। एक पार्टिकल को आप थ्रो कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली u स्पीड से, और मे बी एट एनी अदर एंगल। फोर्थ पार्टिकल को भी एक कंसिडर कर लेते हैं। एक और पार्टिकल है जो आप थ्रो करने वाले हैं, मे बी समवेयर देयर, और जो कि किसी इस डायरेक्शन में, और सभी की स्पीड्स आपको बराबर दी जा रही हैं। इनके नाम रख देते हैं। लेट्स से कि ये ऑर्डर वाइज कर देते हैं। ये फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकंड पार्टिकल है, दैट्स थर्ड पार्टिकल, दैट्स फोर्थ पार्टिकल। So all the particles are being thrown from the same height above the horizontal ground with the same speed but in a different directions. Now अगर आप सेकंड को पढ़ना चाहें तो इसका पाथ आप पकड़ पाएंगे कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, ग्राउंड को हिट करेगा। इसके बाद अगर आप थर्ड के पाथ के बारे में जाने तो उसको भी आप जानते हो स्ट्रेट जाएगा और ग्राउंड को हिट करेगा। फोर्थ के बारे में आप जानते हो कि प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगा और ग्राउंड को हिट करेगा जा करके। सिमिलरली आप इसके बारे में भी जानते हो फर्स्ट के बारे में कि ये भी प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेगा और ग्राउंड को हिट करेगा। सभी ग्राउंड को हिट करने वाले हैं और सभी को आप काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मैं करता, जब सभी ग्राउंड को हिट करेंगे, दैट्स अ ग्राउंड। जब सभी पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेंगे, अलग अलग टाइम पर हिट करेंगे, तो उनके पास कुछ स्पीड होगी। सो वी नीड टू कंपेयर स्पीड when particles hit the ground। जब ये पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेंगे तो उनकी स्पीड्स क्या होंगी। लेट्स उनकी स्पीड v1 v2 v3 हम एज्यूम करते हैं इन ऑर्डर वाइज, v1 v2 v3 एंड v4।
वी नीड टू कंपेयर कि कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, कौन सा बराबर होंगे, उन सब के बारे में बात करना है। सो अगेन व्हाट द लॉजिक इज गोइंग टू गो, आप इनको काइनेमेटिक्स से सॉल्व कर लीजिए, सबके लिए सेम हाइट दी गई है। और अदरवाइज हम क्या कह सकते हैं कि हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि इन सब के केस में आप पाओगे कि दे आर मूविंग अंडर द ग्रेविटी अलोन। सो वर्क एनर्जी थ्योरम और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोथ विल बी वैलिड। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं अगेन किसी भी पार्टिकल के लिए इनिशियल और फाइनल लोकेशन को लेकर के। सो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस को लेकर के। सपोज कर लीजिए हम कोई भी पार्टिकल पकड़ते हैं और उसकी स्पीड यू रहती है, तो उसके लिए रूल क्या बनेगा, क्या उसके लिए रूल बनेगा कि के ई प्लस पी ई एट द इनिशियल स्टेज इज इक्वल टू के ई प्लस पी ई एट द फाइनल स्टेज। नाउ देन यू विल वॉच कि इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अगर मास m है, ये बोला जाएगा सेम पार्टिकल को अलग अलग से थ्रो किया गया, इसका मतलब सभी के मास बराबर है। सो m मास का है पार्टिकल, सभी का मास m है, सभी के पास स्पीड u है, तो u स्क्वायर हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी mgh0 के बराबर हो जाएगी, इज इक्वल टू जब ग्राउंड को हिट करेंगे तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। राइट, तो अब पाओगे कि यहाँ से मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा, मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब अगर क्वेश्चन में सेम मास भी नहीं बोलता है तब भी आपको सेम आंसर देने का। सो मास कैंसिल आउट होने के बाद आपको पता चलेगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज बेसिकली यू स्क्वायर प्लस 2gh0। सो ये इक्वेशन है जो गवर्न करेगी उनकी स्पीड्स को जब ये ग्राउंड को हिट करेंगे। राइट, और इसको अगर आप अंडर रूट लगाना चाहो तो अंडर रूट भी लगा सकते हो। नो, अब डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं, कैन वी वॉच फ्रॉम देयर। पहला पॉइंट तो ये मास से इंडिपेंडेंट आ रहा है। दूसरा, अगर आप फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लेट्स से फर्स्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट के लिए इनिशियल स्पीड वही रही होगी, g वही रहता है, 2 वही रहेगा, h0 भी वही रहेगा, यानी राइट हैंड साइड पूरा वही होगा 1 के लिए। सेकंड के लिए अगर आप आएंगे तो सेकंड के लिए भी राइट हैंड साइड वही रहेगा, थर्ड के लिए भी रहेगा, फोर्थ के लिए वही रहेगा। इसका मतलब हम कंक्लूड कर देंगे कि v1, v2, v3, v4 सभी की वैल्यूज कैसी आएंगी, इक्वल आएंगी। दैट मीन्स व्हेन दे आर गोइंग टू हिट ऑन द ग्राउंड दे विल हैव द सेम स्पीड इफ वी आर थ्रोइंग देम फ्रॉम अ सेम हाइट अपसाइड, नो मैटर इन विच डायरेक्शन वी आर थ्रोइंग देम। So mechanical energy conservation will be helpful to find this answer। और अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अगेन प्रोजेक्टाइल या सिमिलर टाइप के मोशन से लेकर के। अगर हम प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो लेट से ये ग्राउंड है और आपने एक पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको अपने को दिया है, ये लेट से 60 डिग्री है। तो ये पार्टिकल किस तरह से जाता है अपने को पता है और ये हिट करेगा जाकर कहीं ना कहीं, है। सो लेट्स से ये बिगनिंग पॉइंट है जो अपने इंटरेस्ट का है और दूसरा इंटरेस्ट का ये टॉप मोस्ट पॉइंट है। जब ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाता है तो इस तरह से चल रहा होता है, ये भी आपको पता है। ये सेकेंड पॉइंट है और ये मैक्स हाइट की बात हो रही है। अपने को क्या गिवन है, अपने को केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है, नथिंग एल्स। तो आपसे पूछता है कि फाइंड रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज एट 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। सो ये जो 1 पॉइंट है और ये जो 2 पॉइंट है, यहाँ पर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए अपने को। नथिंग इज गिवन, ओनली द एंगल इज गिवन टू अस। सब लोग पता कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है तो पहले तो हम देखेंगे क्या वेलोसिटी के टर्म में बात कर सकते हैं। तो लेट्स से इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रोजेक्शन वेलोसिटी u है, तो व्हाट द काइनेटिक एनर्जी 1 इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इज गोइंग टू बी हाफ मास u स्क्वायर। उसका 60 से कोई लेना देना नहीं होता है। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी एट द लोकेशन 2, तो आप बोलोगे हाफ m इंटू द वेलोसिटी ऑफ दिस टॉप मोस्ट पॉइंट। और हम लोग जानते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। तो दैट विल टर्न अप एज ए u cos 60 का स्क्वायर। यहीं से डन हो जाएगा, आपको और इक्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी 2। अगर अपने को ये रेशियो निकालना है तो हाफ हम कैंसिल आउट हो जाएगा, यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 1/cos 60 डिग्री का स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ से आप एक इसको एज ए रिजल्ट भी याद रख सकते हो। जो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो होता है इनिशियल एंड टॉप मोस्ट पॉइंट पर, वो केवल और केवल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड करता है। देन आफ्टर यू नो कि व्हाट टू डू, ये 1/cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसका स्क्वायर कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब इसका जो रेशियो आने वाला है दैट विल बिकम 4। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ क्वेश्चंस सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड आते हैं, तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सिंपल पेंडुलम एक स्ट्रक्चर होगा जिसके बारे में आपको थोड़ा सा अवेयरनेस होना चाहिए, और नहीं भी है तो आपको यहाँ से जमेगा। इसको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग लेते हैं बेसिकली, और एक स्ट्रिंग को एक पार्टिकल से, मास के पार्टिकल से टाई कर देते हैं और हैंग करा देते हैं किसी सीलिंग से। तो ये जो पार्टिकल है इसका मास m है, इसको बॉब के नाम से जानते हैं, और ये वो स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग की लेंथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट का रोल प्ले करती है, तो ये लेंथ है, और किसी पॉइंट ऊपर आपने इसको टाई कर दिया सीलिंग से लेकर के। फिर आप इसको ले जा करके इधर ले जा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, तो फिर ये इस तरह से स्विंग करता है और SHM करेगा टेक्निकल टर्म में। इस पार्टिकल को आप इधर नहीं ले जा सकते हो बिकॉज कंस्टेंट है, वो कंस्टेंट आप जानते हो कि क्या कंस्टेंट है, राइट। सो इस पर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं जितने काम का है, फिर इसके बाद इस पर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स से कि अगर आपने इसको पिक करके थोड़ा सा इधर लेके आए हो यहाँ पर कहीं, सो लेट्स से ये सिचुएशन पर है, तो जब कभी सिंपल पेंडुलम आप यूज़ करेंगे तो आप पाएंगे कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर अपना रोल प्ले करेगा वर्क करने के लिए। हालांकि इस पर और भी फोर्स एक्ट कर रहेंगे। दूसरा फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा होगा, टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा, टेंशन ऑन द स्ट्रिंग, बट टेंशन का वर्क डन जीरो रहेगा क्योंकि टेंशन सेंटर की तरफ जा रहा है। तो रेडियल फोर्सेस का वर्क डन जीरो रहता है क्योंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा और टेंशन इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वर्क डन जीरो रहता है। तो टेंशन का वर्क डन इन सिंपल पेंडुलम केस में जीरो होता है। तो केवल ग्रेविटी लग रहा है, पॉइंट इस, अगर ग्रेविटी लग रहा है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रहता है। तो जब कभी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात आती है तो फिर हाइट का रिक्वायरमेंट आता है। तो हम लोग हाइट लर्न करने वाले हैं कि कैसे हाइट कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स से कि ये जो सिचुएशन दिखाई गई है वो इस लेवल पर है, और जो इनिशियल सिचुएशन है वो ये लेवल पर है। तो दोनों के बीच का गैप चाहिए। इसका मतलब ये हाइट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसका रिलेशन को इस थीटा के साथ चाहिए होगा कि अगर एंगल हमको पता हो तो हम ये बता सकें कि पार्टिकल अपनी हाइट अपने पोजीशन से बॉटम पॉइंट से कितना ऊपर गया हुआ है। कैसे पता कर सकते हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। देखो ये जो पोर्शन है ये भी एक स्ट्रिंग है, वही स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग है, तो इसकी भी लेंथ कितनी रही होगी, L रही होगी। फिर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर हम इस पॉइंट को पकड़ लेते हैं, इसको मैं एक बार क्लियर इरेज कर देता हूँ। अगर इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हम इस डायरेक्शन को, डायमेंशन को निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं इजीली। ये इसका हाइपोटेनस है, ये बेस है, थीटा है, तो जब बेस होता है तो उस बेस को हम लिख सकते हैं L cos थीटा। तो ये बनता है L cos थीटा। अच्छा, टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आपको कितना पता था, L, तो H की वैल्यू आपको पता चल जाती है। सिंपल पेंडुलम में हाइट अगर आपको थीटा के साथ में लिखनी है तो आप लिख सकते हो L minus L cos थीटा। That means height is equal to L in the bracket 1 minus cos theta. So you remember this as a small important point जिसको आप directly use कर सकते हो so that you can avoid this calculation time and again. Fine. Now अब इस पर इक्वेशन कर लेते हैं और फिर अपने को पता चल जाएगा how to use this. So question is this. इसी फोर्थ क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपसे कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम आपके पास है, और इसके बाद आपसे बोलता है कि उसको अपनी वेलोसिटी दी हुई है बॉटम मोस्ट पॉइंट पे। लेट मी मेक इट स्ट्रेट इफ इट इज पॉसिबल, या एंड इसको आपने जो वेलोसिटी दिया गया है वो v0 है, और v0 की वैल्यू लेट से आपको एक नंबर देते हैं, ये 5 मीटर पर सेकेंड है, राइट। सो अगर आप 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देते हैं और इसकी जो लेंथ है वो 2 मीटर है। मास के बारे में हालांकि मास की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट अगर मास के बारे में बोलता है तो लेट्स से कि 1 kg का ब्लॉक है और बॉब है। क्वेश्चन इज फाइंड मैक्सिमम एंगल फॉर्म्ड बाय स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल। इस पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वो एंगल के टर्म में, हाइट के टर्म में, या किसी के टर्म में, और इसलिए ये हमारे लिए हैंडी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हाइट और एंगल को हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा है। सो व्हाट यू गोइंग टू डू इज दिस कि आप एज्यूम करो कि ये यहाँ तक पहुँच पाता है और ये थीटा एंगल तक ही पहुँच पाता है। अगर यहाँ तक पहुँचा है ये, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर ये रेस्ट पे रहा होगा, एक्सट्रीम लोकेशन हो गया। तो अपने पास दो पोजीशन है 1 और 2, इन दोनों पोजीशन में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, चॉइस आपकी है, between 1 position and 2 position.
सो इसके बाद आप बोलेंगे कि 1 और 2 में अगर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं तो अपना स्टेटमेंट जाएगा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियली, दैट मीन्स एट द लोकेशन ऑफ 1 इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एट द लोकेशन ऑफ 2. Then you will write kinetic at initial position, that's going to be half mv naught square plus potential you can consider it as a reference location, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी के लिए कोई रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, राइट. सो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये अपना रेफरेंस है, इसके ऊपर की कितनी पोटेंशियल एनर्जी है वो लिखेंगे और इसके डाउन साइड की नेगेटिव लिखेंगे. सो वी आर टेकिंग दैट एज अ रेफरेंस लोकेशन इज इक्वल टू काइनेटिक एट 2.0 पोटेंशियल एट 2 पॉइंट. सो पोटेंशियल के लिए आपको फिर हाइट निकालनी पड़ेगी, लेट से वो हाइट h तक जाता है इसलिए mgh कर देंगे, जमता है. तो अपने को h कैलकुलेट करना था, तो क्या यहाँ से h की जो वैल्यू आने वाली है, हाइट की वैल्यू आने वाली है, दैट्स गोइंग टू बी v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g. सो दिस विल बिकम द हाइट वैल्यू. नाउ लेट्स पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर फॉर दिस हाइट. इसकी वैल्यू जो आ जाएगी, आपको v नॉट की वैल्यू 5 दी गई, तो स्क्वायर कीजिए 5 का डिवाइड बाई 2 इंटू जी को 10 पकड़ लीजिए, तो ये आएगा 25 डिवाइडेड बाई 20. सो इसके बराबर आ जाएगा. इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 5/4 हो जाएगा. सो हाइट की वैल्यू 1/1.25 के बराबर आ जाएगी मीटर. इतने हाइट तक जा पाएगा, जबकि इसकी टोटल हाइट कितनी थी, 2 मीटर थी. इसका मतलब ये यहाँ तक नहीं जा पाएगा, सो समवेयर बिटवीन. सो बट आपको ये नहीं, आपको चाहिए था किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू. सो अब आप इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे. जब आप इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिंस वी नो की एच की वैल्यू एल इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा होता है. सो एच की वैल्यू आप 5/4 रख सकते हो या फिर जो भी है, एंड इसके बाद L इज गिवन एज ए 1 माइनस कॉस थीटा. सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको. सो ये आएगा 5/8 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. सो यू राइट कॉस थीटा एज 1 माइनस 5/8 which can be further simplified as 3/8. So what the theta is? So कह दो you can say कि maximum theta की जो वैल्यू आएगी वो cos इनवर्स 3/8 के बराबर आ जाएगी. सो पॉइंट इज कि इन केस अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आता है छोटा सा, फिर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, उससे आप हाइट बता सकते हो, थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हो. ये थीटा मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे रेस पे गया है, इसके बियॉन्ड जाना नहीं, इसका मतलब ये इधर नहीं जाएगा, थीटा और नहीं बढ़ेगा और वो डाउन साइड ही आएगा लौट करके, तो थीटा कम हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम थीटा की वैल्यू है. सो दैट इज मैक्स वैल्यू. ओके, लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन सिंपल पेंडुलम से ही पिक कर लेते हैं. लेट्स से कि अपने पास एक सिंपल पेंडुलम है और जो कि इनिशियली जो कि नॉर्मली ऐसे रहता है. आपने क्या किया, उसको यहाँ से ले जा करके इस तरह से हॉरिजॉन्टल कर दिया, ऑल पूरा हॉरिजॉन्टल कर दिया, और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन से आप उसको रिलीज करते हैं. फ्रॉम दिस पोजीशन यू आर रिलीजिंग, सो दैट्स इनिशियल पोजीशन और दैट्स वन इनिशियल. जब ये रिलीज करोगे तो फिर आप पाओगे कि वो इस तरह से आएगा, और आने के बाद यहाँ पर उसके पास एक वेलोसिटी हो जाएगी, सेकंड पोजीशन है. लेट्स से दैट्स वेलोसिटी इज v. सो अपने को v पता करना है, सिंपल क्वेश्चन है. सो क्वेश्चन सेज कि बॉब इज रिलीज्ड फ्रॉम पोजीशन 1, find its velocity at position 2. सो अगेन क्या करना है, अगेन ग्रेविटी का इशू, ओनली ग्रेविटी है और कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा है. मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे 1 पॉइंट और 2 पॉइंट के बीच में, डायरेक्टली 1 और 2 के बीच में. आप इसको रेफरेंस ले लीजिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए. पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं रेफरेंस लेना पड़ता है. रेफरेंस आप इसको भी लेंगे तब भी चलेगा और इसको भी लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन जिसको रेफरेंस लेंगे उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी को पॉजिटिव लिखते हैं, नीचे को निगेटिव लिखते हैं, उसका ख्याल रखेंगे. सो वी विल राइट एज अ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फॉर द पोजीशन 1 शुड बी इक्वल टू द सेम वैल्यू फॉर द पोजीशन 2. नाउ फर्स्ट के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, रिलीज किया इसलिए 0 रहा होगा. अगर आपने इसका पोटेंशियल का रेफरेंस लिया है तो फिर ये L लेंथ होगी, L की वैल्यू भी अपने को चाहिए होगी. L लेट से 2 मीटर है. सो अब बोलेंगे कि उसके लिए जो फर्स्ट की, अगर इसको आपने रेफरेंस लिया है तो फर्स्ट के लिए ये mgl बन जाएगा इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकेंड हाफ mv स्क्वायर. पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस की वजह से 0 आएगा, तो आप पाओगे कि v स्क्वायर की वैल्यू 2gl के बराबर आ जा रही है. सो व्हाट इज द v अपने को निकाला था, अब बोलोगे √2gl के बराबर हो जाएगी. दैट्स ऑल. अब L की वैल्यू आप रख सकते हो, सारी वैल्यूज को रख सकते हो, आपको आंसर आ जाएगा 2g10, ये 2 हो जाएगा.
So overall, how much this becomes? Under 40, right? 2 root 10 meter per second. Point is, you can find your answer once you know कि mechanical energy conservation लगाना है. Let's pick the next question. ये क्वेश्चन इस तरह से है कि अपने को बोलता है, लेट्स से कि अपने पास एक ब्लॉक है, इस कंडीशन में रखा हुआ था, फिर आप उसको इस कंडीशन में रखते हैं, किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ये रखे हुए हैं, और इनिशियल पोजीशन ये है. इसके बारे में आपको पता है कि इसकी ये लेंथ L दी गई है और ये डायमेंशन इसका B है. आपने इस सिचुएशन से इसको इस पे रखा है तो आप पाओगे कि ये इसका B हो जाएगा और ये L हो जाएगा. ठीक है, और इसका कुछ मास M दिया गया है. तो क्वेश्चन ये है, लेट्स से ये सिचुएशन 1 है, ये सिचुएशन 2, इस तरह से मैं बोलता हूँ. क्वेश्चन सेज अ ब्लॉक ऑफ मास M is reoriented from first situation to another, from 1 to 2. Find the work done in this process. Find work needed for this. अगर आपने एक ब्लॉक को इस तरह से फर्स्ट सिचुएशन से सेकंड सिचुएशन पे ले जाना है तो आपको डेफिनेटली वर्क करना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक कि ब्लॉक अपने आप ऐसा चला जाएगा. तो उस केस में हम कैसे वर्क कैलकुलेट करते हैं ना. पहला पॉइंट ये है कि जब ये ब्लॉक है, राइट, इसका मतलब इसका जो मास है वो एक पॉइंट पे नहीं है. और जब कोई पॉइंट पे मास नहीं होता है तो हम लोगों ने चेन के एग्जांपल में देखा है कि उसके मास को हम सेंटर पॉइंट पे पकड़ते हैं. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम ये देखेंगे कि इसका जो मास है वो पहले का सेंटर पॉइंट यहाँ पर होगा, मिड पॉइंट पर होगा, राइट. सो वी विल एज्यूम कि इंटायर मास यहाँ पर था. इंटायर मास को आप सेंटर पे लोकेट करते हैं, फिर ये इंटायर मास अभी भी सेंटर पे रहेगा, नो मैटर आप कहाँ कैसे उसको ओरिएंट करते हो. तो ये मास यहाँ पर चला जाएगा. और अब आप ब्लॉक को भूल जाइए, या फिर चेन है या फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, उसके सेंटर पॉइंट पे जाकर के सारा मास रख दीजिए और उसको एज अ पॉइंट ट्रीट कर सकते हैं. दैट्स ट्रू फॉर ऑल द यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूशन केसेस. और ये सेंटर ऑफ मास कहलाता है. इसको हम लोग सर्कुलर मोशन के बाद पढ़ने वाले हैं. सो बेसिकली हो क्या रहा है कि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो एक मास इस लेवल पे था और वो फिर मास इस लेवल पे गया. इसका मतलब उनके लेवल्स में कोई डिफरेंस आया. ये इसको हम H पकड़ लेंगे, इतने अमाउंट से ये लिफ्ट अप हुआ है ना. और यहाँ पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन इन्वॉल्व हो रहा है. और आपको पता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन होना चाहिए था. तो अपने पास जो टूल है वो है वर्क एनर्जी थ्योरम. और वो कब से कब लगाना, 1 प्रोसेस से 2 प्रोसेस पे जाने के लिए. सो देखना होगा कि टोटल वर्क डन कौन कौन से हैं. तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू राइट. नेट वर्क डन में जब आप इसको लिफ्ट कर रहे होगे तो कौन कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हो रहे होंगे या क्या क्या रहा होगा. तो आपको एक फोर्स बाहर से लगाना पड़ेगा, दैट्स योर वर्क. ये आपको निकालना भी है. फिर एक ग्रेविटी इन्वॉल्व होगा, फिर एक नॉर्मल होगा क्योंकि कांटेक्ट पर है. बाकी फ्रिक्शंस वगैरह भी हो सकता है लेकिन उनका कोई का वर्क डन आएगा नहीं क्योंकि ये स्लाइड नहीं करेगा. आपने पिक उठाया और रख दिया है. इसके बाद इसकी वैल्यू आएगी काइनेटिक एनर्जी फाइनली माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियली. अब आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपके सारे पॉइंट पता चलेंगे. इनिशियली रेस्ट पे रखा हुआ था, ये ब्लॉक रेस्ट पे रखा हुआ था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी. फाइनली आपने इसको रेस्ट पे रख दिया तो कोई मूवमेंट नहीं है. अच्छा, नॉर्मल का वर्क डन रहा नहीं होगा क्योंकि जब कांटेक्ट पर होगा तो डिस्प्लेस नहीं हुआ होगा, जब डिस्प्लेस हुआ होगा तो कांटेक्ट छोड़ दिया होगा. तो ये स्टोरी बनती है. फिर यहाँ से अपने को एक पॉइंट पता चलता है कि जो वर्क डन बाई फोर्स है, एक्सटर्नल एजेंसी है, जो नीडेड वर्क डन है, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वर्क डन बाई ग्रेविटी ऑफ नेगेटिव ऑफ इट. तो अपने को ग्रेविटी का वर्क डन अगर निकालने को मिलता है तो अपना आंसर भी आ जाएगा. अब अपना चैलेंज है कि ग्रेविटी का वर्क डन निकालेंगे. तो जब कभी ग्रेविटी का वर्क डन निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से ऊपर गया या नीचे गया. तो सेंटर ऑफ मास हैज गोन अप. सिंस ये ऊपर गया है तो वर्क डन बाई ग्रेविटी कैसा रहा होगा, निगेटिव रहा होगा. तो माइनस m मास h हाइट से गया है. m मास h हाइट से गया है और h हाइट को हम सेंटर से सेंटर को निकालेंगे, ना कि उसकी लेंथ को यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर आपको ये जमता है देन स्टोरी इज हाफ वे डन. इस h को हम कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली. कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप देखोगे कि ये जो हाइट होगी वो मिड पॉइंट की वजह से b/2 हो जाएगी और ये जो हाइट होगी मिड पॉइंट की वजह से l/2 हो जाएगी.
तो आप कैन यू से कि जो h की वैल्यू है वो इन दोनों को जो मैंने अभी ड्रॉ किया उनके डिफरेंस के बराबर है। तो कैन यू से कि जो h वैल्यू है दिस h इज बेसिकली l/2 माइनस b/2, दैट इज l माइनस b/2। सो यू गॉट टू नो कि वर्क डन बाई ग्रेविटी कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू आएगी -mgh विच इज l माइनस b/2। नाउ अब अपने को इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है, तो वर्क की डेफिनेशन निकल आएगी। वर्क डन बाई फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन जो रिक्वायर्ड है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, mgl माइनस b/2, दैट बिकम्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस तरह से दिखा रहे हैं, लेट्स से ग्राफ बना के देते हैं। ये दिया गया और एक दूसरा एक्सिस ये दिया गया और इस एक्सिस को यू बोला जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। कई बार पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ आपसे पूछेगा और कई बार ग्राफ देकर के क्वेश्चन पूछेगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जूल में मेंशन है और एक्स डिस्टेंस है, लोकेशन है पार्टिकल की, और वो मीटर में दी गई है। ठीक है, एक ग्राफ बना के आपको देता है। सो मैं ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। सो लेट्स से ये इस तरह से जा रहा है। आई नीड टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन इफ इट इज़ फीजिबल। सो लेट्स से ये इस तरह से, इसके बाद इट पिक्स लाइक दिस। ठीक है, और इनके नॉर्मल इनकी वैल्यूज़ को मैं दे देता हूँ। ये जो वैल्यूज़ है, लेट्स से इसके जो स्केल है उसको छोड़ करके अपना स्केल बनाते हैं। सो इसकी ये वैल्यूज़ अगर आप पिक करते हैं, लेट्स से ये 25 वैल्यू है और ये ऑफ कोर्स 0 होगी, और जहाँ पर ये हिट किया है ये 4 है लेट्स से, और इसके बाद थोड़ा सा इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, दैट विल बी मेकिंग इट मोर अप्रोप्रिएट। इसके बाद इसको इस पोजीशन के बाद इसको स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, हाँ, और लेट्स से ये जो वैल्यू है इसको हम 6 बोल रहे हैं और ये जो वैल्यू है इसको हम 8 बोल रहे हैं। ठीक है, ये ग्राफ आपको गिवन है और ऐसा यूनिट फॉलो की गई है। क्वेश्चन आपसे पूछता है, पहले क्वेश्चन आपको देगा, ये बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फोर्स एक्टिंग on a block of mass 2 kg is shown in the figure. If let's say ऐसा बोलता है, if block is at rest, if block is at rest at the origin, that is x equal to 0, then find maximum velocity of the block, maximum velocity of block. So block की आपको maximum velocity निकालनी है इस जर्नी में। सो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, उसकी वजह से ये आपको ग्राफ दिया गया है, ग्राफ को हमको पढ़ना आना चाहिए। ये बोलता है कि इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी 25 जूल है, इसके बाद कम होते होते 4 मीटर ट्रैवल करने के बाद ये 0 हो जाती है, फिर बढ़ती है। इस वैल्यू के बारे में भी आपको बताया जाएगा, तो लेट्स से इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वैल्यू आ रही है करस्पॉन्डिंग टू 5 है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होगा कि कब इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगी। वेलोसिटी तभी मैक्सिमम होगी जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है तो आपको मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना चाहिए। और उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट क्या रहता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो टोटल एनर्जी होता है, वो मैकेनिकल एनर्जी होता है। आप उसको मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो या फिर टोटल एनर्जी बोल सकते हो, है ना। अच्छा, और टोटल एनर्जी कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है, इसका मतलब टोटल एनर्जी चेंज नहीं करता है। सो और अगर टोटल चीज़ कांस्टेंट है तो आप बोलोगे कि इन दोनों का सम कांस्टेंट आ रहा है। और अगर आपको काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है, काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो उसमें ये कैसा आना चाहिए, मिनिमम आना चाहिए, तभी ऐसा हो पाएगा। अगर जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी का मिनिमम आना चाहिए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मिनिमम तो कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव एंड एनीथिंग, बट जो आपको ग्राफ दिया गया उसमें आपको मिनिमम सर्च करना है। तो क्या आप ग्राफ से ये सर्च कर पाओगे कि पोटेंशियल एनर्जी कब मिनिमम होती है और कितनी मिनिमम होती है। तो अब बोलोगे कि जो 4 मीटर का लोकेशन x इक्वल टू 4 है उसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है, बकाया उसके बाद आप देखोगे कि हमेशा ज़्यादा रहती है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज लीस्ट और मिनिमम एट x इक्वल टू 4। इसका मतलब है x इक्वल टू 4 पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रही होगी, और काइनेटिक एनर्जी का मतलब वेलोसिटी से होता है, इसका मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम रही होगी। दिस विल इम्प्लाई काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम
एट x इक्वल टू 4। तो अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि किस लोकेशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, आप बोलोगे यार x इक्वल टू 4 पर। इसका डायरेक्ट मतलब हुआ कि v मैक्स इज एट x इक्वल टू 4, तो मैक्सिमम वेलोसिटी भी वहाँ पर मिल जाएगी। बट यहाँ पर आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी की कैलकुलेशन की बात कर रहा है, तो हम 0 और 4 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। 0 और 4 के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे, तो आप बोलोगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन दैट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 0 एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 4। ये आप किसी भी पॉइंट पर इक्वेट कर सकते हो, लेकिन हमारा पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग हम इस पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी x इक्वल टू 0 पे कितना होगा, x इक्वल टू 0 पे ये रेस्ट पे था ऐसा आपको बताया गया, तो काइनेटिक एनर्जी 0 रही होगी। x इक्वल टू 0 का पोटेंशियल एनर्जी यू कैन कैच फ्रॉम हेयर दैट इज 25 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट 4 दैट वी आर लुकिंग फॉर, सो ये हो जाएगा हाफ एम वी मैक्स के स्क्वायर। अब हम लोगों ने ये डिसाइड कर लिया कि ये वेलोसिटी मैक्सिमम है। पोटेंशियल एनर्जी 4 पे कितना जा रहा है, 4 के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, इसलिए मैंने 0 यूज़ किया है। Now it's done. How it is done? That's 25 is equal to half. मास की वैल्यू आपको गिवन होगी 2 kg और v मैक्स आपको यहाँ से निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो v मैक्स की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 25 दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट दी मैक्सिमम वेलोसिटी। तो यहाँ पे आपको जो लर्न करना है वो ये है कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहती है, तो अगर आपको कभी पार्टिकल रेस पे दिया गया है इसका मतलब उस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वही टोटल एनर्जी है। सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी, 25। सो टोटल एनर्जी 25 है। इसके बाद जब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्स हो जाएगा। और आप किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी बता सकते हैं। सपोज कर लिया आपसे ये पूछता है कि वेलोसिटी बताइए एट 6 x इक्वल टू 6 पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि 6 पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी 6 का कितना है 5, so potential energy will be 5 is equal to total energy is 25। now you can solve this। m आपको पता है v निकल आएगा, 6 का v निकल आएगा, 8 का v निकल आएगा, और आप पाओगे 6 से 8 के बीच में जो पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि उस समय पोटेंशियल एनर्जी नहीं चेंज हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं करेगा। इनफैक्ट किसी भी और लोकेशन पर भी आप बता सकते हो एज लॉन्ग एज यू नो द पोटेंशियल एनर्जी। ओके, सो दिस इज हाउ दिस ग्राफ बिकम्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। जो भी आपने क्वेश्चन ट्राई किया एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन आपको ग्राफ में ना दे करके एक्सप्रेशन में भी दे सकता है। तो एक बार एग्जाम में ये आया आईटी में कि यू की जो वैल्यू कॉम्पिटेटिव एग्जाम में था किसी में, यू की जो वैल्यू है वो x⁴/4 माइनस x²/2, इस तरह से आपको उसका पोटेंशियल एनर्जी दिया गया किसी पार्टिकल का। उस पार्टिकल के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन थी कि उसके पार्टिकल का जो मास है वो 1 kg है, और उसके पास जो टोटल एनर्जी है वो भी आपको दे दी उसने। टोटल एनर्जी दैट मीन्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज 2 जूल। सो अगर आपको टोटल मैकेनिकल एनर्जी दे दिया और मास दे दिया और एनर्जी का फंक्शन दे दिया, आपसे पूछा कि फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स, तो अभी भी इसने मैक्सिमम वेलोसिटी पूछा है। इसको तो हमको क्या चाहिए होगा, वो केस पकड़ना होगा जिसमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा, और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के लिए पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम होना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट एनी इंस्टेंट इज गोइंग टू बी टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी आपको 2 दी गई है, तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी शुड बी इक्वल टू 2, राइट। और काइनेटिक एनर्जी हमको मैक्स चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी को मिन होना चाहिए, हम इसको मैक्स चाहते हैं, तो इसकी मिनिमम की ज़रूरत है। और आपको पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन दिया गया है, तो अब इसका मिनिमम कैलकुलेट करना होगा। तो आपको ख्याल में आएगा कि मिनिमम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो वी वांट फॉर यू मिनिमम क्या करना होता है, du/dx करना होता है और उसको 0 करना होता है। जब आप du/dx को 0 करोगे तो u की मिनिमम वैल्यू आपको पता चलेगी और x की वैल्यू पता चलेगी कहाँ पर होगा। डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये बनेगा x³ 4/4 माइनस 2x/2, इसको 0 करना है। बेसिकली आप बोलेंगे कि x³ माइनस x को 0 करना है। इसमें x लेंगे और x² माइनस 1 आएगा इज इक्वल टू 0। क्यूब है तो 3 रूट्स आएंगे, एक आएगा x इक्वल टू 0, एक आएगा x इक्वल टू 1, एक आएगा x इक्वल टू -1, राइट। सो इस तरह से आपको ये 3 रूट्स मिल जाते हैं। अब इन 3 रूट्स में आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिनिमम कंडीशन कौन सी आनी चाहिए। तो मिनिमम के लिए आप जानते हो कि अपने को क्या करना होता है, एक बार फिर से डिराइव करना होता है। तो हमको d2u/dx2 चाहिए होगा, सेकेंड डेरिवेटिव। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, यानी ये फर्स्ट डेरिवेटिव था, उसका जब सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे तो ये बनेगा बेसिकली d/dx ऑफ हाउ
हाउ मच, दिस इज एक्स क्यू माइनस एक्स। इसको डिफ्रेंशिएट करना इज नॉट अ बिग डील, ये बनेगा 3x² माइनस 1। अब इसको अलग अलग वैल्यूज़ के लिए चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? x=1 के लिए पहले x=0 के लिए चेक करते हैं। सो हाउ टू राइट इट, इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि d2u/dx, 2 की जो वैल्यू है एट x=0, x=0 पे -1 आया। d2u/dx, 2 की जो वैल्यू है एट x=1, 1 रखेंगे या फिर -1 रखेंगे, दोनों में एक ही आ गया क्योंकि स्क्वायर बन रहा है, राइट। सो प्लस -1 में सिमिलरली बिहेव करेगा, तो इसलिए मैं डायरेक्टली एक साथ लिख दे रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 के केस में ये 2 आ जाएगी। पॉइंट ये है कि ये पॉजिटिव आ रहा है, पॉइंट ये है कि निगेटिव आ रहा है। फिर आपको बताया गया था कि पॉजिटिव केस में क्या होता है, नेगेटिव केस में क्या होता है, और मैक्सिमम मिनिमम कैसे डिसाइड करते हैं, राइट। सो अगर वो आपको याद है तो उससे आप रिलेट कर पाओगे कि मिनिमा के लिए हमको क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव चाहिए होता है। सो मिनिमा आपको 2 पॉइंट्स में मिलेगा, इसलिए कैन वी क्लेम फ्रॉम एयर कि यू मिनिमम अकर्स एट x=±1। किन्हीं दोनों वैल्यूज़ पर ये मिनिमम मिलने वाला है, तो किसी एक पर भी निकाल लेंगे या फिर दोनों पे निकाल करके चेक कर लेंगे। ये एक्सप्रेशन दिया गया है, अब इसमें x की वैल्यू 1 रख देते हैं, तो x=1 रखने के u की वैल्यू कितनी आएगी? मिनिमम आ जाएगी। दैट इज गोइंग टू बी 1/4 माइनस 1/2, दैट कैन बी सिंप्लीफाइड। जब आप इसको सिंप्लीफाइड करोगे तो -1/4 बचेगा, इजंट इट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे, यस। तो दिस वैल्यू इज ऑफ व्हाट? दिस वैल्यू इज ऑफ यू मिनिमम। अब आपको यू मिनिमम मिल गया है तो अब वापस इसको यहाँ पर रख सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। नाउ वी कैन कम बैक टू दिस पॉइंट और इसको कैरी कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, दैट मीन्स हाफ mv² की वैल्यू चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम मिल गया है 1/4 इज इक्वल टू 2। सो हाफ को हाफ रखते हैं, m को 1 रख देंगे, वेलोसिटी का स्क्वायर आपको चाहिए, ये नंबर उधर जाएगा तो 2 + 1/4 हो जाएगा। 2 + 1/4 का मतलब होगा अब ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, 9/4 हो जाएगा, राइट। सो v² की वैल्यू 9/2 आ जाएगी, तो v मैक्स कितना आ जाएगा? कैन वी फाइंड कि v मैक्स की वैल्यू 3/√2 हो जाएगी। माई पॉइंट है कि आप इस केसेस में, ऐसे केसेस में भी कैलकुलेट कर सकते हो जिसमें ग्राफ ना दे करके एक्सप्रेशन दिया होगा। और अगर मैक्सिमम स्पीड के बारे में बात की गई है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और अगर मल्टीपल एक्स की वैल्यूज आती हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है? आइडेंटिफाई करना होता है कौन सा मिनिमा करेगा। तो ये मिनिमा के लिए बात कर रहा है, और जबकि ये वाला जो पॉइंट है वो किसके लिए बात करेगा? मैक्सिमा के लिए बात करेगा। तो आपको मिनिमा चाहिए था, मिनिमा वाला पॉइंट रखेंगे तो मिनिमम कैलकुलेट हो जाएगा, फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे। ओके, लेट्स पिक one more question. That's the next one, ninth. So let's say कि आपको एक ट्रैक देता है इस तरह से, इसको और भी बेटर बनाया जा सकता था। एनीवे, लेट्स से ये एक ट्रैक है और ये स्मूथ ट्रैक है। जैसे स्मूथ बोलेगा तो आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन करा सकते हैं। स्मूथ बोलने का मतलब होता है फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, एनर्जी डिसिपेशन नहीं होगा, तो एनर्जी कंजर्व रहेगा। स्मूथ ट्रैक। और एक ऑब्जेक्ट को बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से रिलीज़ किया गया है, यहाँ से, और एक हॉरिजॉन्टल लेवल है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है। इस हॉरिजॉन्टल लेवल से इसकी इनिशियली हाइट दी गई है कि ये जो हाइट है वो आपको बताया जाता है, दैट इज़ लेट्स से 20 मीटर। और ये जो पीक दिखाया गया है इसकी भी हाइट आपको दी गई है, ये लेट्स से 8 मीटर है। और एक ये भी पीक दिखाई गई, ये लेट से 10 मीटर है। ये इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है। और अगर इस ब्लॉक को आप यहाँ से रिलीज़ करेंगे तो ये डेफिनेट सी बात है, नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, और आगे क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, ये 20 मीटर है, इसका मतलब ये 20, इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है? 20 के करस्पॉन्डिंग है। तो ये 20 मीटर तक के पीक्स को राइज कर पाएगा। उसके अगर ऊपर अगर मैंने पीक ऐसे बना दिया होता तो फिर ऊपर नहीं जा पाता। कहाँ तक जा पाता? 20 मीटर तक ही जा पाता, क्योंकि एनर्जी टोटल कंजर्व्ड है। यहाँ से आपको इसको रेस्ट में से था और आपने रिलीज़ कर दिया। इसके मास के बारे में आपको बताया जाता है कि मास की वैल्यू 2 kg है। और आपसे पूछा जाता है कि जब आप इसको रिलीज़ करते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली डिस्टर्ब कर देंगे स्मॉल अमाउंट का, तो फिर ये चला जाएगा। जब ये यहाँ से क्रॉस कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपको बताना है। लेट्स से ये v है, फाइंड v। क्वेश्चन कहता है फाइंड v। सो अगेन एनर्जी कंजर्वेशन यू कैन राइट इन वन लाइन कि जब आप यहाँ से वहाँ जाएंगे तो एनर्जी का कंजर्वेशन करा देंगे। इसको आप फर्स्ट पोजीशन एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकंड पोजीशन एज्यूम कर लीजिए। सो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन 1 and 2 पोजीशन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि इसके बीच में क्या चल रहा है, इट्स ओके। आपको केवल फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे ध्यान देना होता है। एज लॉन्ग एज पार्टिकल वहाँ पहुँच रहा है, ये ख्याल रखेंगे पार्टिकल वहाँ पहुँचा भी कि नहीं, ठीक है। सो आपको पता चलेगा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी
वन लोकेशन का और ये फाइनल लोकेशन के बराबर होना चाहिए। सो यही रूल को हम लोग बार बार लगा रहे हैं। फर्स्ट पे कितना आएगा, ये रेफरेंस है तो जीरो पोटेंशियल होगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, mgh के बराबर हो जाएगा, mg 20 के बराबर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। फाइनली जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh का मतलब कितना हो जाएगा 10। इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, जैसे आप सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो कैन बी से कि m कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब ये मास से इंडिपेंडेंट रहता है। कोई और हैवी ब्लॉक भी होता तब भी उसके साथ यही हो रहा होता। सो ये बनेगा 20g इज इक्वल टू v²/2 प्लस 10g। इसको अगर रीराइट करेंगे तो v²/2 इज इक्वल टू 10g। 10g का मतलब हुआ 100, तो v² का मतलब हुआ 200। सो v की मतलब हुई 10√2 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप बता सकते हो कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अगर आपसे पूछा जाए 8 पर कितनी होगी तो आप इस हाइट को लेंगे, किसी और हाइट पे पूछा जाएगा तो उस हाइट को लेंगे। सपोज कर लीजिए यहाँ पे पूछता है कि यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो उसके लिए आप इस हाइट को पता करेंगे फिर बताएंगे, ठीक है। लेट्स कंसीडर दिस एज अ लास्ट प्रॉब्लम, 10th प्रॉब्लम। सो आपको एक अरेंजमेंट बना के देता है, फिक्स अरेंजमेंट। लेट्स से कि ये दो पैरेलल ट्रैक्स हैं, फिक्स्ड हैं, और इस पर एक स्प्रिंग को आपने यूज़ किया है। सो इस पॉइंट से एक स्प्रिंग को फिक्स किया है और स्प्रिंग को इस तरह से पकड़ के रखा हुआ है ये, और यहाँ पर एक रिंग लगा रखा है। और ये जो गैप है इन दोनों के बीच का वो आपको पता है। लेट्स से ये गैप 1 मीटर है और ये ए पोजीशन है जहाँ पर इसको फिक्स किया गया है। बी पोजीशन पर एक रिंग कनेक्टेड है, रिंग जो स्मूथ रेल पे चल सकता है, ये स्मूथ रेल है और ट्रैक है। इसको आप यहाँ से रिलीज़ करोगे तो डिपेंडिंग अपॉन स्प्रिंग कैसा है वो बिहेव करेगा। और आपको बताया जाता है स्प्रिंग का जो नेचुरल लेंथ है, स्प्रिंग्स नेचुरल लेंथ इज़ 1 मीटर। तो ये 1 मीटर की है, तो 1 मीटर तो ये था, इसका मतलब है ये ज़्यादा रहा होगा तो ये एक्सपेंडेड होगी, तो इस पर इधर फोर्स लगेगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा तो ये इसको इधर चलाएगा, तो स्प्रिंग इधर जाने वाली है रिलीज़ करने के बाद। आपने इसको रेस्ट से रिलीज़ किया हुआ है, इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम बी पोजीशन से रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पर एक सी पोजीशन है जो ए के जस्ट अपोजिट है। सी पोजीशन आपसे पूछता है फाइंड स्पीड ऑफ रिंग के बारे में बताएगा कि उसका मास कितना है। लेट्स से उसका मास 2 kg है। स्पीड ऑफ रिंग आपको बतानी है व्हेन इट क्रॉसेस सी। जब सी लोकेशन को ये क्रॉस करेगा उस समय आपको बताना है। सो अगेन ये एनर्जी कंजर्वेशन आप कह सकते हो, क्योंकि स्मूथ है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो या वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। एक कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देगा, जैसे ये एंगल है थीटा देगा आपको, के की वैल्यू भी आपको देगा। सो ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको रिंग की स्पीड निकालनी है। तो कैसे सॉल्व करेंगे क्विकली, मैं यहाँ पे बोलता कि सेकंड पोजीशन पे ये स्प्रिंग ऐसा आ जाएगा और रिंग यहाँ पर होगी, ये वी वेलोसिटी से चल रही होगी, ठीक है। सो अब बी और सी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन बी लोकेशन एंड सी लोकेशन, राइट। सो फर्स्ट पर आपको सारे एनर्जी को लिखना होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बी लोकेशन पर, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सी लोकेशन पे। और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में बात करोगे, रेस से रिलीज किया गया तो काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में बात करोगे तो स्प्रिंग के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ kx², माना कि x इलोंगेटेड है। और ग्रेविटेशन के बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो जितना बी पर होगा उतना सी पर होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन। बी पर सी पर आएंगे तो हाफ mv² हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी हो जाएगी, स्प्रिंग अपनी रिलैक्स कंडीशन पर आ जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। और ग्रेविटेशन की जो थी वही रहेगी, इसलिए ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो उसको ना भी लिखें तो चलेगा। यानी सेम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटी का ना भी लिखोगे इक्वेशन में तो जमता है। उसका मीनिंग तभी आता है जब आप वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट पे जाते हो। तो बेसिकली क्या हुआ है कि हाफ kx² की जो वैल्यू है वो ये हाफ mv² के बराबर हो गई है। अपने को v चाहिए था तो यहाँ से v की वैल्यू पता चल जाएगी। v की वैल्यू आएगी हाउ वी कैन गेट इट, लाइक √k/m इंटू एक्स। आपको k दिया गया है, m दिया गया है और आपको x की वैल्यू पता करना है तो आंसर आ जाएगा। x कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब आप उसके लिए ये ट्राइंगल यूज़ कर लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल 60 डिग्री दिया गया है तो ये ए बी लेंथ निकल आएगी, तो वहाँ पर आप cos 60 लगा सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cos 60 डिग्री।
cos 60 डिग्री की वैल्यू आएगी बेस विच इज़ AC डिवाइड बाई हाइपोटेनस विच इज़ AB। अपने को AB पे इंटरेस्ट है, cos की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, AC की वैल्यू 1 दी गई है, AB अपने को चाहिए तो AB की वैल्यू आ जा रही है 2 मीटर। अच्छा, उसका नेचुरल लेंथ 1 मीटर है तो x कितना रहा होगा, इसका मतलब 1 मीटर इलोंगेटेड होगा। 2 मीटर को आप ऐसा लिख सकते हो 1 मीटर नेचुरल प्लस इलोंगेशन विच इज़ 1 मीटर, तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फिर आप इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एट सी इज गोइंग टू बी अंडर रूट k, k is given as a 200 डिवाइड बाई 2, सो दैट्स व्हाट इट इज़ इनटू 1। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड आपको एक आंसर मिल जाएगा। गॉट टू नो। सो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो इस वीडियो में आपने लर्न किया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन और वर्क एनर्जी थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं, और सिंगुलर बेसिस पे आप और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इन कॉन्सेप्ट्स को कैच कीजिए, आप पाएंगे कि ये काफ़ी स्कोरिंग रहेगा फ्यूचर में। ओके, थैंक यू एवरीवन।